हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 2। सुरेंद्र जी अपना सर शर्म से झुकाते हुए बोले, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। बात यह है कि राधिका शादी से भाग गई है। यह सुनते ही मिस्टर एंड मिसेस शर्मा हैरान हो गए थे। क्या? आप क्या कह रहे हैं? राधिका शादी से भाग गई? लेकिन कैसे? आप लोग कहाँ थे? तभी निर्मला जी बोली, देखिए, हमें भी अभी ही पता चला जब मैंने अंदर रूम में आकर देखा। तभी मिस्टर शर्मा गुस्से से बोले, अब आप लोग अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी बेटी भाग गई है, यानी कि उसका पहले से ही ऐसा इरादा होगा। और अब आप लोग अनजान बनने का नाटक कर रहे हैं। अगर आप लोगों को शादी नहीं करनी थी तो पहले ही मना कर दिया होता। ऐसे घर पर बारात बुलाकर बेइज्जती करने की क्या ज़रूरत थी? और यह कहकर वो रूम से बाहर निकल जाते हैं और बारात वापस लेकर चले जाते हैं। तभी सुरेंद्र जी की नज़र टेबल पर रखी एक चिट्ठी पर पड़ती है। दूसरी तरफ राधिका ने अपनी आंखें खोली और अपने चारों ओर देखा। वो एक अजीब सी जगह पर थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो एक बड़े से कमरे में थी जो देखने में काफ़ी खूबसूरत था। राधिका ने अपने दिमाग में सोचा, मैं यहाँ कैसे आई? क्या वो लड़का मुझे यहाँ लेकर आया है? राधिका ने अपने पास टेबल पर रखे न्यूज़पेपर को देखा जिसमें लिखा था, माफिया शिविन रघुवंशी। राधिका की नज़र शिविन पर पड़ती है जो उधर दरवाजे के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। राधिका ने हल्की आवाज़ में पूछा, कौन है आप और मैं यहाँ कैसे आई? शिविन चेयर को बेड के पास लाकर बैठते ही बोला, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैं शिविन रघुवंशी हूँ और आप इस वक्त मेरे मेंशन में हैं। राधिका अपने आसपास देखती है और वो अपने सर पर हाथ रखते हुए याद करती है कि कल रात क्या हुआ था। लेकिन उसे सिर्फ इतना ही याद था कि कुछ गुंडे उसे परेशान कर रहे थे और उसने एक लड़के से हेल्प मांगी थी। उसके आगे क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। वो शिविन की तरफ सवालिया नज़र से बोली, कल रात क्या हुआ था? आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? एक्चुअली आप मेरी कार से टकरा गई थी और जब मैं बाहर आपके पास आया और आपके सर पर चोट लगने के कारण आप बेहोश हो गई थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आ गया। वो अपने मन में सोचती है, यानी कि वो लड़का कोई और था। तभी एक सर्वेंट राधिका के लिए चाय लेकर आती है। वह सर्वेंट शिविन के इशारे पर राधिका के हाथ में कप को देकर वहाँ से चली जाती है। शिविन, आप चाय पीजिए, आपको अच्छा महसूस होगा। राधिका चाय तो पी रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर शिविन ने उसकी मदद क्यों की। वो हैदराबाद का माफिया और एक बिजनेसमैन है, फिर वो राधिका की इतनी मदद क्यों कर रहा था? राधिका चाय खत्म करती है और शिविन की तरफ देखते हुए बोली, मैं अब जाना चाहती हूँ, कल के लिए थैंक यू सो मच। यह कहकर वो जैसे ही खड़े होने की कोशिश करती है, लेकिन पैर में चोट लगने के कारण वह खड़ी नहीं हो पाती और वापस बेड पर बैठ जाती है। आउच! शिविन उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन वह अपने आप को वहीं रोक लेता है। वो राधिका को देखते हुए बोला, आप अभी नहीं जा सकती, क्योंकि ना तो आपकी अभी तबीयत ठीक है और ना ही इस हालत में आपका बाहर अकेले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो आप जितने दिन यहाँ रहना चाहें आप रह सकती हैं। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है।
राधिका यहाँ रहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी वह सोचती है कि वह इस हालत में जाएगी भी तो कहाँ। मैं जानती हूँ कि मुझे जाना कहाँ है, मैं रहूँगी कहाँ। घर से तो मैं भाग आई, लेकिन आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानती। राधिका शिविन की बात मान जाती है। शिविन, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। देखिए, मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं अभी भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं। मतलब, आज के ज़माने में किसी भी अजनबी की इतनी मदद करना और उसे अपने घर ले आना है, थोड़ा अजीब है, क्योंकि आजकल कोई अपना मदद नहीं करता, तो आप तो फिर भी अजनबी हैं। शिविर अपने पैरों को क्रॉस करके बैठते हुए सीरियस टोन में बोला, क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया था। आपके बाबा मेरी ही कंपनी में काम करते हैं। वही एक बार उन्होंने मुझे आपकी फ़ोटो और आपके बारे में बताया था। राधिका ने हैरानी से शिविन को देखा। क्या आप मुझे और मेरे पापा को पहले से जानते थे? लेकिन उन्होंने तो कभी आपके बारे में नहीं बताया। तो आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ? अगर आपको इतना ही शक हो रहा है तो जाइए, जहाँ जाना है जाइए। फिर दोबारा किसी इंसान से ऐसे ही हेल्प मांगना, लेकिन यह बात याद रखना कि हर कोई मेरी तरह अच्छा इंसान नहीं होता है। जिसने आपकी मदद भी की और बदले में आप उस पर शक कर रही हैं। आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आपको रहना है तो यहाँ रहिए। बाकी अब मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देने वाला हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। राधिका मुंह बनाकर शिवन को जाते हुए देखती है और फिर बड़बड़ाते हुए बोली, कितना खड़ूस है। यह देखने में भी खड़ूस लगता है। क्या यह सच में बाबा को जानता है? राधिका को थकान महसूस होती है तो वह दोबारा बेड पर लेट जाती है। गुप्ता हाउस। सुरेंद्र जी की नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ती है तो वह चिट्ठी को उठाकर पढ़ते हैं, जो राधिका उनके लिए छोड़कर आई थी। बाबा, मुझे माफ़ करना। मैं जानती हूँ कि आप इस वक्त मुझसे बहुत नाराज़ होंगे और आपकी नाराज़गी जायज़ है, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, मैं शादी से भागना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। लेकिन आपसे बात करने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे इस शादी से भागने से मजबूर कर दिया। अगर मैं आपको उस वक्त वह बता देती तो आप मेरा विश्वास नहीं करते और मैं उसके बाद कुछ भी नहीं कर पाती। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ना तो कभी आज तक ऐसा काम किया है और ना ही कभी आगे करूँगी जिससे आपका सर शर्म से झुक जाए। मुझे अपनी माँ से किया हुआ हर वादा याद है। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आपकी राधिका। तभी निर्मला जी पीछे से बोली, क्या लिखा है चिट्ठी में? यही लिखा होगा ना कि बाबा मुझे माफ़ कर दीजिए। ये वो अब क्या माफ़ी मांग रही है? अब तो कर दिया ना उसने जो करना था। सुरेंद्र जी गुस्से में उस चिट्ठी को मोड़ देते हैं और गुस्से में बाहर जाकर पंडित जी से बोले, रुके पंडित जी, अब शादी तो नहीं होगी, लेकिन श्राद्ध जरूर होगा। सुरेंद्र जी की बात सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान चौंक जाता है। निर्मला जी सुरेंद्र जी से हैरान होते हुए पूछती हैं, किसका श्राद्ध करने वाले हैं आप? तभी सुरेंद्र जी गुस्से में बोले, जिसकी शादी होने वाली थी, यानी कि राधिका की। आज से मेरे लिए राधिका मर चुकी है और उसी का आज यहाँ श्राद्ध होगा। पंडित जी, आप विधि शुरू करें। एक तरफ जहाँ राधिका एक अजनबी इंसान के घर पर आराम कर रही थी,
तो वहीं दूसरी तरफ उसी के अपने घर में उसे जीते जी उसके बाबा द्वारा ही श्राद्ध कराया जा रहा था और वह इस बात से अनजान थी। शिविर नीचे जाकर हॉल में बैठता है और कुछ सर्वेंट को बुलाता है। जब तक वो लड़की यहाँ है तब तक अच्छे से ख्याल रखना और ध्यान रहे कि उसे अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे वो मिल जानी चाहिए। जी सर। फिर नौकर आपस में एक दूसरे से बोले, पता नहीं यह लड़की कौन है, आज से पहले तो कोई लड़की यहाँ नहीं आई। शाम का वक्त। राधिका की जब आँख खुलती है तो वह सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखती है जहाँ शाम के 6 बजे हुए थे। राधिका धीरे धीरे उठकर बेड के सहारे बैठती है। तभी वहाँ एक सर्वेंट आती है। मैम, क्या अब आपकी तबीयत ठीक है? अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। राधिका हल्की स्माइल के साथ बोली, जी अभी मेरी तबीयत बेहतर है और मुझे नहाना था, तो क्या आप थोड़ी सी हेल्प कर सकती हैं? जी आइए। तभी राधिका की नज़र 2 सर्वेंट पर पड़ती है जिनके हाथ में काफ़ी सारे कपड़े थे। तभी उनमें से एक सर्वेंट बोली, मैं यह सब कपड़े आपके लिए है, जो आपको पसंद आए आप उनमें से पहन सकती हैं। राधिका हैरान होते हुए बोली, क्या ये सारे कपड़े मेरे लिए हैं? लेकिन इतने कपड़े की तो कोई ज़रूरत नहीं थी मैम, ये सिविल सर का ऑर्डर है। राधिका उनमें से एक ड्रेस चूज करती है और एक सर्वेंट उसको वॉशरूम तक ले जाती है। अब आप लोग जाइए, मैं खुद कर लूँगी। वो फ्रेश होकर बाहर आती है। अब उसे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा था। राधिका धीरे धीरे रूम की बालकनी में रखी चेयर पर बैठ जाती है और बाहर के मौसम का मज़ा लेती है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसकी इस वक्त क्या सिचुएशन है। वह अपने आप से ही सवाल पूछती है, राधिका तुझे अब कोई जॉब ढूंढनी होगी। मैं यहाँ कब तक रहूँगी और एक ना एक दिन मैं हर किसी पर बोझ बन ही जाऊँगी, तो मुझे जल्दी से जल्द कोई जॉब ढूंढनी होगी ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। लेकिन क्या मुझे इस बारे में शिविन से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो शायद मेरी हेल्प कर दे। नहीं नहीं, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। मैं कब तक दूसरों पर डिपेंड रहूँगी। राधिका को वहीं बैठे बैठे रात हो जाती है। तभी एक सर्वेंट आकर उससे पूछती है, मैम आप डिनर रूम में करेंगे या सर के साथ नीचे? आप मेरे लिए यहीं पर ले आइए। ओके मैम, मैं लेकर आती हूँ। राधिका ने अपने पास रखे फोटो को देखा जिसमें वह अपनी माँ के साथ मुस्कुरा रही थी। राधिका ने अपने आंसू पोंछे और सोचा, माँ मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, इस वक्त मैं बहुत अकेली हूँ। राधिका उस फोटो को अपने सीने से लगा लेती है। सुबह का वक्त। राधिका की नींद खुलती है और सबसे पहले उसे यही ख्याल आता है कि उसकी यह पहली सुबह थी जिसमें उसे अपनी सौतेली माँ की डांट नहीं सुनाई पड़ी। राधिका अपने आप को अब बेटर फील कर रही थी। वह रेडी होकर नीचे किचन में जाती है। राधिका को किचन में देखकर जो सर्वेंट काम कर रहे थे वो उसे देखते हुए बोली, मैम आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। नहीं मैम, आप यह नहीं कर सकती। आप आराम से जाकर हॉल में बैठ जाइए। अगर सर को पता चला तो वह हमें डांट लगाएंगे। आपको कुछ भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप चिंता ना करिए, मेरी अब तबीयत ठीक है। और रही आपके सर की तो आप कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि
अगर मैं दिन भर कुछ काम नहीं करूँगी तो मैं तो बिल्कुल बोर ही हो जाऊंगी। लाइए, मैं चाय बना देती हूँ। तभी राधिका को शिविन की आवाज़ सुनाई देती है। रमेश, मेरे लिए एक कप चाय लेकर आओ। राधिका एक सर्वेंट को चाय का कप देते हुए बोली, लीजिए, आप चाय देकर आइए। तब तक राधिका सर्वेंट के साथ मिलकर नाश्ता भी तैयार कर देती है और खुद भी जाकर हॉल में रखी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, जहाँ शिविन चेयर पर बैठा हुआ था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। शिविन और राधिका दोनों नाश्ता करना शुरू करते हैं। जैसे ही शिविन को टेस्ट अलग अलग लगता है तो वह साइड में खड़ी रमा से पूछता है, क्या बात है रमा जी, आज नाश्ता काफ़ी अच्छा बना है और चाय का भी टेस्ट कुछ अलग है। और यह कहकर वो दोबारा कंटिन्यू करता है। रमा जी मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि साहब, आज नाश्ता और चाय मैंने नहीं बल्कि राधिका जी ने बनाई है। यह सुनते ही राधिका ने चाय और नाश्ता बनाया है। शिविन गुस्से से रमा की तरफ देखते हुए बोला, क्या राधिका ने नाश्ता और चाय बनाई है? लेकिन क्यों? उन्हें काम करने की इजाज़त किसने दी और आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? और राधिका जी, आप अभी तक आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और आपको यहाँ यह सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन शिविन, मेरी तबीयत अब ठीक है और अगर मैं पूरा दिन आराम ही करती रहूँगी तो मैं और बीमार हो जाऊँगी। मुझे इस तरह पूरा दिन आराम से रहने की आदत ही नहीं है। और क्या हो गया अगर मैंने चाय और नाश्ता बना दिया? अगर आप बोर होती हैं तो आप गार्डन में घूम सकती हो, किताबें पढ़ सकती हैं, मूवीज़ देख सकती हैं, लेकिन ये काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कितना खड़ूस है ये, तारीफ करने के बजाय और मुझे सुनाकर ही चला गया। देखा मैम, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब शिविर सर को पता चलेगा तो वह गुस्सा करेंगे। अरे, पहले तो आप मुझे मैम कहकर बुलाना बंद करें। और आप मुझसे उम्र में कितने बड़ी हैं? आप मुझे राधिका कहकर ही बुलाइए। शिविन के जाने के बाद राधिका अपने सामने खड़ी सर्वेंट से बोली, आप एक काम कीजिए, आप इस हफ्ते के सारे न्यूज़पेपर मुझे लाकर दे दीजिए। मुझे कुछ काम करना है। ओके मैम, मैं अभी लेकर आता हूँ। राधिका न्यूज़पेपर लेकर अपने रूम में चली जाती है और उनमें जॉब ढूंढने लगती है। वो एक एक करके इंटरव्यू के लिए कॉल करने लगती है। सब ने उसे शाम तक कॉल का वेट करने के लिए बोल दिया। भगवान जी, प्लीज़ शाम तक मुझे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। जिनको भी मैंने कॉल किया था उनमें से किसी का भी कॉल आ जाए इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इस वक्त मुझे जॉब मिला कितनी ज़रूरी है। राधिका कॉल के इंतज़ार में कभी किताबें पढ़ती तो कभी इधर उधर घूमती और उसे इसी तरह शाम हो गई। राधिका नीचे गार्डन में घूम रही थी। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जल्द से जल्द जॉब के लिए कॉल आ जाए। तभी उसे अपने फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वो जल्दी से फ़ोन को देखती है और मोबाइल स्क्रीन पर अननोन नंबर से कॉल देखकर वो तुरंत कॉल उठाती है और उधर से आवाज़ आती है, हेलो मैम, क्या आप राधिका गुप्ता बात कर रही हैं? आज सुबह आपने जॉब के लिए कॉल किया था। जी, मैंने ही किया था। मैम,
मैंने आपको ये बताने के लिए कॉल किया है कि आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। राधिका एक्साइट होते हुए बोली। ठीक है, मैं इंटरव्यू के लिए आ जाऊंगी। आप ये बता दीजिए कि मुझे कहाँ और कब आना है। अगर हो सकता है तो आप अभी आ जाइए और लोकेशन मैं आपको सेंड कर दूंगा। क्या अभी आना ज़रूरी है? मैं सुबह आ सकती हूँ क्या? मैम देखिए, हमारे पास आपके जैसे हजारों कॉल जॉब के लिए आए हैं और हर कोई इस जॉब को पाना चाहता है। अगर आप इस जॉब को चाहती हैं तो आपको अभी इंटरव्यू के लिए आना होगा, वरना सुबह तक हो भी सकता है कि आपको यह जॉब ना मिले, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी इंटरव्यू के लिए आने के लिए रेडी हैं। जी, मेरे लिए भी ये जॉब काफ़ी ज़रूरी है। आप मुझे लोकेशन सेंड कर दीजिए। मैं अभी इंटरव्यू के लिए आ रही हूँ। ओके मैम, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ। राधिका खुश होते हुए हाथ जोड़कर बोली, थैंक यू सो मच भगवान जी। बस मुझे ये जॉब मिल जाए, लेकिन अभी मुझे जल्दी इंटरव्यू के लिए जाना है। राधिका बिना किसी से बताए इंटरव्यू के लिए निकल जाती है। राधिका जैसे ही फ़ोन में लोकेशन को देखती है, वो वह कंफ्यूज होते हुए बोली, ये कौन सी लोकेशन है? मैं तो जानती भी नहीं, तो मैं जाऊंगी कैसे यहाँ? लेकिन मुझे कैसे भी करके जाना ही होगा। एक काम करती हूँ, मैप के थ्रू जाती हूँ। राधिका मैप की मदद से उस लोकेशन पर पहुँच जाती है। वह काफ़ी थक चुकी थी, क्योंकि उसे आधे रास्ते से पैदल आना पड़ा, लेकिन अभी उसमें जॉब को पाने के लिए जोश था। राधिका एक कंपनी के सामने आकर रुकती है, जो देखने में पुरानी लग रही थी और वो काफ़ी सुनसान जगह पर भी थी। पता नहीं ये कंपनी इतनी सुनसान जगह पर क्यों है, और यह काफ़ी पुरानी भी लग रही है। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? जाकर देखती हूँ, हो सकता है कि यह बाहर से पुरानी हो लेकिन अंदर से नई हो, और लोकेशन भी गलत नहीं हो सकती है। राधिका याद रख कि तेरे लिए ये जॉब कितनी इम्पोर्टेंट है। और हिम्मत करके वह अंदर कंपनी में चली जाती है, जहाँ उसे कोई नहीं दिखाई देता सिवाय एक गार्ड के। राधिका उस गार्ड के पास जाकर बोली, सर मुझे यहाँ इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था, तो क्या आप बता सकते हैं कि इंटरव्यू कहाँ देना है? 5th फ्लोर पर है, तुम वहाँ जाकर इंटरव्यू दे सकती हो, और सीढ़ियों से जाना क्योंकि लिफ्ट खराब है। ओके, थैंक यू सर। राधिका सीढ़ियों पर जाकर खड़े होते हुए बोली, ऐसे तो मैं बिल्कुल थक जाऊंगी। 5th फ्लोर पर, वो भी सीढ़ियों से। उफ, हिम्मत कर राधिका। शिविर की कार रघुवंशी मैंसन में एंटर करती है। शिविर कार से उतरकर सीधा अपने रूम में जाता है और फ्रेश होकर नीचे हॉल में आकर बैठ जाता है। तभी एक सर्वेंट उसे पानी लाकर देती है। शिविन को राधिका कहीं नजर नहीं आती, तो वो सोचता है कि वो शायद अपने रूम में होगी। रमा जी, राधिका किधर है? क्या वो अपने रूम में है? जी साहब, शायद वो अपने रूम में ही हैं। मैं एक बार जाकर देखती हूँ, क्योंकि सुबह से वो रूम में ही हैं। आप कहें तो मैं उन्हें नीचे बुला कर ले आऊँ? जी, आप उनसे बस बोल दीजिएगा। अगर वो नीचे आना चाहें तो आ जाएंगी, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जी साहब। रमा राधिका के रूम में जाकर देखती है कि राधिका वहाँ नहीं है, तो बालकनी में देखती है, लेकिन राधिका वहाँ भी नहीं थी। वो ऊपर के हर रूम पर, हर जगह पर देखती है, लेकिन राधिका कहीं नहीं थी। रमा जी घबराते हुए
नीचे शिविन के पास आकर बोली, साहब, राधिका मैम अपने रूम में नहीं है। मैंने उन्हें ऊपर के हर रूम, हर जगह पर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं है। अरे रमा जी, रिलैक्स, आप घबरा क्यों रही हैं? ऊपर नहीं है तो नीचे कहीं पर होगी। बाहर गार्डन में देखिए, लाइब्रेरी में, घर में नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? अच्छे से चेक करिए। शिविन के कहने पर दो सर्वेंट घर की हर जगह राधिका को देखते हैं, लेकिन उन्हें राधिका कहीं नहीं मिलती। सर, राधिका मैम कहीं नहीं है। हमने हर जगह देख लिया, ना वो बाहर गार्डन में है, ना ही लाइब्रेरी में, ना गेस्ट रूम में। वो कहीं नहीं है। शिविर खड़े होते हुए गुस्से में बोला, कहीं नहीं है का क्या मतलब है? वो घर में नहीं है तो कहाँ है? फिर अगर वह बाहर गई तो क्या वो आप में से किसी से बताकर नहीं गई, या आप लोगों ने उन्हें नहीं देखा? रमा जी बोली, साहब, वो हमसे तो कुछ कहकर नहीं गई। बस सुबह आपके जाने के बाद वो न्यूज़पेपर लेकर अपने रूम में चली गई। दोपहर तक वो वहीं थी। उसके बाद हमने सोचा कि वो सो रही होंगी तो हम उन्हें डिस्टर्ब ना करें। शिविन, बाहर सिक्योरिटी गार्ड से जाकर पूछो कि क्या उसने राधिका को कहीं बाहर जाते हुए देखा है। वो सिक्योरिटी गार्ड शिविन के पास आकर डरते हुए बोला, सर, मुझे यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ देर के लिए आराम करने लग गया तो शायद तभी राधिका मैम बाहर गई होंगी। शिविन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, आराम? तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो? अगर तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर सकते हो तो बता दो, क्योंकि मुझे अपने घर पर लापरवाह लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तुम सिक्योरिटी गार्ड हो और तुम्हें आराम करने का टाइम दिया जाता है, तो अपने ड्यूटी के बीच आराम करने का क्या मतलब है? मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। शिविन गुस्से में अपने असिस्टेंट को आवाज़ लगाता है, ईशान, सारी सिक्योरिटी टाइट कर दो और यहाँ ध्यान रखो कि कौन ड्यूटी अच्छे से कर रहा है और कौन अपने ड्यूटी के टाइम पर आराम कर रहा है, क्योंकि इस घर में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। हर जगह बिल्कुल टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए कि किसी की हिम्मत ना हो बिना परमिशन के घर के अंदर घुसने की, और ना ही घर से बाहर जाने की हो। बाहर सिक्योरिटी गार्ड की संख्या बढ़ा दो और अंदर घर में भी सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, और गार्डन ऐसे होने चाहिए जो प्रोटेक्ट कर पाए, ना कि उन्हें हमें ही खुद प्रोटेक्ट करना पड़े। ओके सर, जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। और हाँ, बाकी सभी लोग भी ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको यहाँ रहना है तो अच्छे से ड्यूटी निभाइए, वरना बाहर का दरवाज़ा आप लोगों को पता ही है। यह कहते ही शिविर जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और राधिका को कॉल करता है। रिंग जा रही थी, लेकिन राधिका फ़ोन नहीं उठा रही थी। जब शिविर दोबारा ट्राई करता है तो राधिका फ़ोन स्विच ऑफ आता है, जिससे शिविन की घबराहट और बढ़ रही थी। हमें राधिका को ढूंढने के लिए जाना होगा, यह कहकर शिविन अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है और उसके पीछे पीछे ईशान। शिविन अकेला ही राधिका को ढूंढने के लिए निकल जाता है। ये देखकर ईशान भी दूसरी कार में कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उसके पीछे जाता है। राधिका को ढूंढते ढूंढते रात हो गई थी, लेकिन राधिका नहीं मिली। इधर राधिका सुनसान सड़क पर बैठी भगवान से बोली, हे भगवान, प्लीज किसी भी तरह शिविन को यहाँ पर भेज दीजिए मेरी हेल्प के लिए। तभी राधिका की आंखों पर कार की लाइट्स पड़ती है। राधिका
अपनी आंखों को थोड़ा थोड़ा खोलते हुए उस कार की तरफ देखती है। शिविन को आते देखकर राधिका खुश हो जाती है। शिविन राधिका के पास आते ही बोला, तुम यहाँ सड़क पर ऐसे क्यों बैठी हो और तुम कॉल क्यों नहीं उठा रही थी? और न ऊपर से तुम घर पर किसी से बता कर भी नहीं आई थी। तभी शिविन की नज़र राधिका की चोट पर पड़ती है। और तुम्हें यह चोट कैसे लगी? तुम बता क्यों नहीं रही? अरे शिविन जी, जब आप बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूँगी ना। और सारी बात यहाँ सड़क पर बैठ कर करोगी क्या? शिविन राधिका का हाथ पकड़कर उसे सहारा देते हुए कार में बिठा देता है। तभी शिविन का फ़ोन बजता है। ईशान की कॉल देखते हुए शिविन कॉल उठाते हुए बोला, राधिका मेरे साथ है और मैं घर जा रहा हूँ, तुम लोग भी आ जाओ। ओके सर। शिविन ड्राइव करते हुए राधिका को देखकर बोला, आप बताओ कि तुम यहाँ सुनसान जगह पर क्या कर रही थी और तुम्हें यह चोट कैसे लगी? एक्चुअली बात यह है कि मैं यहाँ इंटरव्यू के लिए आई थी। मैंने इंटरव्यू तो दे दिया और उसके बाद जब मैं बाहर आई तो मैं जा ही रही थी कि तभी दो लड़के बाइक पर आए और मेरा पर्स छीन कर ले गए। जैसे तैसे मैंने उनसे पर्स तो ले लिया, लेकिन उनके पीछे भागने के चक्कर में मैं गिर गई और मुझे चोट लग गई। और जब आपकी कॉल आई तो मैं उसे उठाने ही वाली थी, लेकिन तभी बैटरी डेड हो गई। उसके बाद मुझे आसपास कोई नज़र भी नहीं आया, तो मैं जल्दी में थी, इसीलिए मैं किसी को बता भी नहीं पाई। ठीक है, लेकिन तुम पहले तो बता सकती थी ना कि हाँ तुम जॉब ढूंढ रही हो और आज इंटरव्यू के लिए जाने वाली हो। अपने साथ ड्राइवर को लेकर आती, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम अपने आप को मुसीबत में डालना बंद करो। बच्ची नहीं हो, हर बार तुम्हें कोई बचाने नहीं आने वाला है। आई एम सॉरी, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे कोई शौक नहीं है कि हाँ मैं मुसीबत में पड़ जाऊं और फिर शिविन आए और मुझे बचा ले जाए। और मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती, इसीलिए मैं जल्द से जल्द जॉब ढूंढना चाहती हूँ ताकि मैं आपके घर से जा सकूं। राधिका ये कहकर बाहर की तरफ देखने लगती है। राधिका घर पहुंचते ही सीधा रूम में चली जाती है। शिविन हॉल में बैठते हुए एक सर्वेंट से बोला, तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर राधिका के रूम में चले जाओ। रामा जी, तब तक आप मेरे और ईशान के लिए खाना लगा दीजिए और राधिका को उनके रूम में ही खाना दे दीजिएगा। ईशान शिविन के पास बैठते हुए बोला, सर लेकिन राधिका मैम कहाँ थी? क्या उन्होंने आपसे कुछ बताया है? हाँ, वो इंटरव्यू देने गई थी और उधर से किसी ने उसका पर्स छीन लिया। उसके कारण उनको चोट लग गई। सर, अगर उन्हें जॉब ही चाहिए तो आप उन्हें अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करके देखिए। अगर राधिका को मेरी हेल्प चाहिए होती तो वो इंटरव्यू के लिए बिना मुझे बताए नहीं जाती, लेकिन वो अकेली ही गई। यानी कि वो और हेल्प नहीं चाहती है, वो खुद ही कुछ करना चाहती है और मैं किसी की ज़बरदस्ती हेल्प क्यों करूं? जिसे हेल्प चाहिए वो खुद आकर मुझसे मांगे। लेकिन सर, हो सकता है कि वो आपसे हेल्प मांगने से हिचक रही हो, तो मेरे पास एक आइडिया है। आपकी कंपनी कौन सी है यह बात उन्हें नहीं पता है, तो अगर हम उन्हें अपनी कंपनी में से जॉब ऑफर करते हैं बिना यह बताए कि उस कंपनी के बॉस आप हैं, तो वो उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगी। इससे उन्हें सेफ्टी भी मिलेगी और उन्हें जॉब भी मिल जाएगी। शिविन कुछ सोचते ही बोला, हाँ आइडिया तो अच्छा है, ठीक है, कल तुम ट्राई कर लेना।
लेकिन याद रहे कि उन्हें यह बात पता ना चले कि वह कंपनी मेरी है, क्योंकि ये मैं अच्छे से जानता हूँ कि उनके लिए इस वक्त जॉब पाना कितना इम्पोर्टेंट है। और जहाँ भी वो आज गई होगी वहाँ उन्हें अच्छी जॉब तो मिलने से रही, लेकिन अभी उनकी हालत ऐसी है कि उन्हें जो भी हो जॉब ऑफर होगी वह उसे ही एक्सेप्ट कर लेंगी। राधिका फ्रेश होकर बालकनी में बैठ जाती है। तभी एक सर्वेंट उनके पास आकर बोली, मैं ये फर्स्ट एड बॉक्स। राधिका उसे देखते हुए बोली, आप इसे यहाँ रख दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। ओके मैम, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। अगर आपको और कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। राधिका अपने घाव पर पट्टी लगाते हुए बोली, जॉब मिली भी तो ऐसी जिसे करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक बार मैं वेटर की जॉब करना, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई जॉब भी तो नहीं है। और अगर मैंने इस जॉब को छोड़ दिया तो पता नहीं आगे कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं। और अब बस मुझे यहाँ से जल्द जाना होगा, इसीलिए मैं यह जॉब करूँगी। आज ऊपर से तो बेवकूफ़ की वजह से मुझे चोट भी लग गई। अगर वो मुझसे पर्स न लेते तो ना ही मुझे उस सिविल की हेल्प लेनी ही पड़ती, जो हेल्प करने के बाद सुनाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।